हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट मेथड के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर रहे थे। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आप लोगों ने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न के बारे में आपको सारी बेसिक्स बातें बता दी थी, किलर विजुअलाइजेशन आपको दिखा दिए थे वहाँ पे। फिर ऑस्मोसिस पे जब हम आए थे तो ऑस्मोसिस के अंदर आप लोगों को 3 तरह के सॉल्यूशन देखने को मिले थे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीनों के बारे में सारे बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिए थे, उनको एक बार फिर से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म आई थी, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस आप लोगों को बताया था कि प्लांट सेल के अंदर होता है हमेशा, कि जब किसी प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो होता क्या है कि जो उसके अंदर का पूरा प्रोटोप्लाज्म है, वो प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से अलग होकर एक जगह श्रिंक होकर बैठ जाता है, तो जिससे बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड हो गई हमारी सेल। तो वो सारे हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के मेथड थे, दोनों के दोनों। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो चीज़ें मूव करती हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं चीज़ें, इसलिए वहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी सेल को कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी एनर्जी एक्सपेंड नहीं करनी पड़ेगी उस प्रोसेस को कैरी आउट कराने के लिए। ठीक है, अब जो दो बाकी के मेथड है हमारे पास ट्रांसपोर्ट के, जो कि एक तो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा और दूसरा कौन सा है, बल्क ट्रांसपोर्ट। आप देखोगे कि इन दोनों ट्रांसपोर्ट मेथड में सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी सेल को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और बल्क ट्रांसपोर्ट में भी सेल को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। वो एनर्जी सेल के अंदर कहाँ स्टोर होती है, कहाँ से सेल अपनी एनर्जी निकाल के देता है, तो सब बातें हम लोग आगे यहाँ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो जब आज की क्लास कवर हो जाएगी तो हमारा ये एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट के तीनों मेथड हमारे कवर हो जाएंगे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी कवर हो जाएगी। और जब नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी तो वहाँ पे हम लोग सेल वॉल से शुरू कर देंगे बात। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखो हमारे पास जो सेकंड हमारा ट्रांसपोर्ट मेथड है वो कौन सा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम, ये Na+ सोडियम आयन कहलाता है, K+ पोटेशियम आयन कहलाता है। तो सोडियम और पोटेशियम आयंस जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो, उसके इधर उधर जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि सपोज मेरे पास ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से जो मेरे पास सोडियम आयन होंगे Na+, ये यहाँ से निकल के इस साइड पे जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कंसंट्रेशन सोडियम की सेल के अंदर क्या होती है, कम होती है, लो कंसंट्रेशन होती है, और बाहर सेल के सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन होती है। स्टिल जो ये सोडियम के आयन है तब भी अंदर से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब सोचो ज़रा, चीज़ों को हाई टू लो मूव कराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ तो लो टू हाई जा रहे हैं ना, कम जहाँ पे हैं सोडियम के आयन वहाँ से ज़्यादा काउंटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए किसी को वर्क करना पड़ेगा, यानी एनर्जी खर्च होगी इस प्रोसेस में। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, In active transport, molecules move from lower concentration to higher concentration area. कम concentration से ज़्यादा concentration वाले एरिया की तरफ जाते हैं, hence work must be done and hence energy is required. इसलिए वर्क करना पड़ता है भाई, किसी को उन्हें मूव पुश करना पड़ेगा ना बाहर की तरफ, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात आती है कि इस प्रोसेस को कैरी आउट कराने के लिए एनर्जी मिलती कहाँ से है, तो भैया वो एनर्जी मिलती है ATP के फॉर्मेट में स्टोर होती है। किसी भी सेल के अंदर एनर्जी ATP से मिलती है। अब ATP की फुल फॉर्म क्या होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद रखना, आगे ये ATP जब आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ोगे वहाँ पे आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी कहलाते हैं। सारी एनर्जी ना किसी भी सेल के अंदर इसी फॉर्मेट में स्टोर होती है। तो ATP के से एनर्जी आती है, उस एनर्जी की वजह से ये सोडियम के आयन जो होते हैं सेल के अंदर से बाहर चले जाते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में चले जाते हैं। और ये एक फास्ट प्रोसेस होता है, जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो थोड़ा ये अगर पैसिव की बात करें तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है वो, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट काफ़ी फास्ट होता है, जहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम आयन सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। बात समझ में आती है ना। और उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है, एनर्जी कौन देता है, ATP से एनर्जी आती है। ATP की फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी, क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से चीज़ें हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रही हैं, इसलिए वर्क करना पड़ेगा और इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी हम लोगों को होती है। तो ये इतना बेसिक्स हमारे पास प्रोसेस था। अब डायग्राम की बात कर लें, आपको बुक्स में जनरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के डायग्राम नहीं मिलेंगे, बट मैंने आप लोगों के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के डायग्राम भी कई जगह से ढूंढे हैं, तो आप इनमें से किसी एक डायग्राम को बना लेना। देखो समझ लो जरा बात को, हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये चैनल है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप बोलते हैं। भाई ये क्या, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दीवार है, हमारे इस किले की दीवार है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पर एक प्रोटॉन चैनल है प्रोटॉन पंप के नाम से। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है,
कम हैं, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं। ये सेल के बाहर का हिस्सा है, ये सेल के अंदर का हिस्सा है। तो कम हाइड्रोजन आयन जो हैं कम कंसंट्रेशन वाले एरिया से कहाँ की तरफ एरो है, हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ एरो है। अभी अपने आप तो चल के जाएंगे नहीं, लो टू हाई कंसंट्रेशन कोई चीज़ अपने आप चल के तो जाती नहीं है। तो देखो एनर्जी कहाँ से आई है, एटीपी से एनर्जी यहाँ पे आई, तो उस एनर्जी का यूज़ करके ये हाइड्रोजन के आयन यहाँ से कहाँ चले गए, सेल के बाहर चले गए। बात समझ में आती है। तो इस तरह से ये हमारा कौन सा प्रोसेस हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, जहाँ पे सोडियम आयन, कई सारे आयन जाते हैं अक्सर, सोडियम आयन आते जाते हैं, पोटेशियम आयन हो गए, हाइड्रोजन आयन हो गए, इस तरह के आयन सेल के अंदर आते आते रहते हैं। किस प्रोसेस की वजह से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। दूसरा डायग्राम देख लो, यहाँ पे कितना ईजी सा है। यहाँ पे एक ये चैनल है जिसके थ्रू आना जाना हो सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे कोई भी चीज़, सपोज करो कि यहाँ से हमारे पास यहाँ पे मान लो ये वाले पार्टिकल से, इस वाले पार्टिकल की बात कर ले तो ये वाले पार्टिकल यहाँ से इसमें पैक होंगे और फिर यहाँ से वो बाहर निकल जाएंगे, या जो ये वाले पार्टिकल हैं वो फिर इसमें पैक होंगे, यहाँ से वो अंदर आ जाएंगे। दोनों प्रोसेस में कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एटीपी से एनर्जी आएगी तब जाके दरवाज़ा खुलेगा और चीज़ें यहाँ से बाहर या अंदर आ सकती हैं। समझ में आती है बात। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा लॉजिक होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आयंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर उधर मूव करते हैं, किसका यूज़ करके, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके। तो दोनों में से कोई एक डायग्राम बना लेना, और आई थिंक ये वाला डायग्राम मच बेटर है। और डायग्राम बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं बच्चों, जितना आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना उस तरह से ये डायग्राम आपके आधे पेज में बड़े आराम से आ जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और जितनी भी नेमिंग है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा यहाँ तक खत्म हुआ। अब देखो एक किलर विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। अब देखो यहाँ पहले देख लो उसको कि यहाँ पे हमारे पास ग्रीन वाले हैं पोटेशियम आयन, ये येलो वाले कौन से हैं, सोडियम आयन, ऐसे अंदर बैठे हुए हैं ये वाले आयन। तो अब यहाँ से अंदर से कोई चीज़ बाहर आएगी या बाहर से कोई चीज़ अंदर जाएगी, ये बीच में दरवाज़ा है। इस दरवाजे को ओपन क्लोज करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो सेल के अंदर ये एनर्जी के पैकेट बैठे हुए हैं एटीपी वाले। तो अब देखोगे कि किस तरह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म होता है। मैं स्टार्ट करता हूँ किलर विजुअलाइजेशन आप लोगों के लिए, देखना ध्यान से। एटीपी गया, देखो पैकों के बाहर निकल गए। देखो बाहर जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी सिंगल डायरेक्शन में होता है प्रोसेस। बाहर अगर लेके जाना है तो एनर्जी चाहिए, अंदर लेके आना है तो एनर्जी नहीं चाहिए। एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है हर बार, एटीपी के मॉलिक्यूल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ये पी के टर्म्स में, फास्फोरस के टर्म्स में, तब जाके चीज़ें यहाँ से बाहर जा पाती हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड जो होता है मेरे पास वो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है। वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ना सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ मूव करती हैं। किसकी वजह से, एनर्जी की हेल्प की वजह से। एनर्जी यूज़ करती हैं और यहाँ से बाहर की तरफ वो चली जाती हैं। तो देख लो जो कितना आसान से आप लोगों को ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने समझा दिया। ठीक है, चलो अब आते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट पे। बल्क मतलब देखो नाम ही क्लियर, बल्क मतलब बहुत सारी चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी बल्क में, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें एक साथ ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट। भाई एक तो होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल स्मॉल न्यूट्रिएंट, मैक्रो मतलब बड़े बड़े न्यूट्रिएंट, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन के पार्टिकल्स हो गए, पॉलीसेकेराइड्स हो गए। पॉलीसेकेराइड मतलब एक तरह की शुगर, चीनी जो होती है, चीनी के पार्टिकल हो गए, वो शुगर कई तरह की होती है। तो प्रोटीन के पार्टिकल, पॉलीसेकेराइड्स पार्टिकल, ये सारे फूड पार्टिकल्स हो गए इस तरह के। तो ये चीज़ें सेल के आर पार जा सकती हैं या आ सकती हैं, बल्क में जाती हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें एक साथ ट्रांसफर होती हैं। कौन से ट्रांसपोर्ट मेथड के थ्रू, बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब इसमें भी क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, इस बात का ध्यान रखना। दिस प्रोसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। और वो एनर्जी आएगी कहाँ से, वो एटीपी से एनर्जी आएगी फिर से। तो बल्क ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे एंडो में एन वर्ड का मतलब क्या है, मतलब एंट्री, चीज़ें अगर एंटर करेंगी तो उसका मतलब एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। EX स्टैंड्स फॉर एग्जिट, तो अगर चीज़ें एग्जिट करेंगी तो क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। तो टर्म को देख के ही हम लोगों को काफ़ी बातें समझ में आ गई कि बल्क ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। जहाँ पे एंडोसाइटोसिस का मतलब चीज़ें सेल के अंदर से, सेल के बाहर से अंदर एंट्री करेंगी, और एक्सोसाइटोसिस में चीज़ें सेल के अंदर से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, तो चलो इनको एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। पहला हमारे पास क्या है, ए पार्ट एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में मतलब चीज़ें एंट्री करेंगी। देखो क्या चीज़ें होता है यहाँ पे, द प्रोसेस थ्रू विच मटेरियल्स मूव इनटू द सेल। ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से जो मटेरियल सेल के अंदर मूव करते हैं, कैसे, बाय इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब किसी चीज़ को निगल लेना, बाय इंगल्फिंग फूड एंड अदर सब्सटेंसेज। कहाँ से ये सब चीज़ें इंगल्फ करते हैं, कहाँ से निकलते होंगे, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। मतलब ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है मेरे पास, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर सपोज ये पार्टिकल है, तो धीरे धीरे ये पार्टिकल अंदर एंटर करेगा और यहाँ से करते करते ये पार्टिकल इसी चीज़, किसी चीज़ के
अंदर पैक हो जाता है। आप देखोगे इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल भी बोलते हैं, और कुछ जगह पे इसको हम वैक्यूल भी बोलते हैं। तो ये पार्टिकल जब अंदर आएगा तो अंदर आके एक मेम्ब्रेन में पैक हो जाता है, और उसके बाद इस पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लिया जाता है सेल के अंदर। तो ये सेल के आउटर वाला हिस्सा है, आउट ऑफ द सेल, और ये क्या है, सेल के अंदर वाला हिस्सा है ये वाला। ठीक है, देखो एंडोसाइटोसिस में चीज़ें एंटर करेंगी। तो अब क्या चीज़ें एंटर करेंगी, तो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं भाई। अगर लिक्विड पार्टिकल एंटर करेंगे तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया नाम बता दिया, पिनोसाइटोसिस। यहाँ पे जो भी लिक्विड स्टेट में पार्टिकल होंगे ना वो एंटर करते हैं। जबकि फैगोसाइटोसिस में क्या होगा, यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स होंगे, लाइक प्रोटीन के पार्टिकल हो गए, जो फूड फॉर्मेट में हमारे पास हो गए, जो सॉलिड स्टेट में हो गए, तो वो पार्टिकल एंटर करेंगे। तो पिनोसाइटोसिस में तो क्या एंटर करेगा, लिक्विड पार्टिकल। तो एक तरह से ऐसे बोल सकते हो कि सेल पानी पी रहा है भाई, सेल के अंदर लिक्विड वाली चीज़ें एंटर कर रही हैं, तो ऐसी समझने के लिए कि सेल ड्रिंक कर रहा है, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं इसलिए पिनोसाइटोसिस को। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल सॉलिड पार्टिकल को निगल रहा है, इंगल्फ कर रहा है। सॉलिड पार्टिकल को निगलने का मतलब सेल खा रहा है, खाना खा रहा है सपोज, सेल ईटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसलिए इनके ऑल्टरनेट नेम भी हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। यानी सेल पानी पी रहा है, मतलब ऐसी कोई चीज़ ड्रिंक कर रहा है सेल, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग प्रोसेस बोलते हैं। भाई चाहे ड्रिंक करना हो यहाँ पे सेल को, चाहे ईट करना हो, कुछ भी तो आएगी तो चीज़ें बाहर से अंदर की तरफ ना। इसलिए ये सेल ईटिंग या सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस दोनों किसके पार्ट होते हैं, एंडोसाइटोसिस के पार्ट होते हैं। अब एक एक करके इन दोनों को अलग से पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा है, बल्क ट्रांसपोर्ट दो तरह का, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में फिर से दो पार्ट आ गए, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या, चीज़ें एंटर करेंगी। अब सेल दो तरह की चीज़ें एंटर करवा सकता है, या तो लिक्विड पार्टिकल खाएगा, लिक्विड पार्टिकल ड्रिंक करेगा, या फिर वो सॉलिड पार्टिकल को खाएगा। तो इसलिए सेल ड्रिंकिंग और सेल ईटिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस को पढ़ लेते हैं, क्या है, द इनटेक ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्यों बोला, क्योंकि ये सेल से बाहर का सब्सटेंस, सेल के बाहर जो भी चीज़ें होती हैं उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलते हैं। यानी सेल के बाहर जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, लिक्विड पार्टिकल्स हैं, उनको सेल क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है। उनको उस चीज़ें सेल के अंदर आ रही हैं, किससे पास होके, सेल मेम्ब्रेन से पास होके उसके अंदर आ रही हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, ये पिनोसाइटोसिस वाला प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर भी कई जगह पे होता है। जैसे वाइट ब्लड सेल्स होती है, हमारी बॉडी की आर्मी जो होती है, हम लोगों को बीमारियों से, डिजीज से बचाती है, तो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी ये पिनोसाइटोसिस देखा गया है। किडनी के जो सेल्स होते हैं वहाँ पर भी ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा प्लांट की जो रूट्स होती हैं वहाँ पर भी पिनोसाइटोसिस होता है। वाटर भी ड्रिंक करती है ना वो, तो उस तरह से वहाँ पे ड्रिंकिंग प्रोसेस हो गया। मतलब ड्रिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि पानी ही पीना है, तो जस्ट एक ड्रिंक वर्ड है। तो जो भी कोई लिक्विड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर करेगा तो प्रोसेस को क्या बोलूँगा, पिनोसाइटोसिस बोलूँगा। ठीक है, एंट्री करेंगी चीज़ें। अब फैगोसाइटोसिस देख लेते हैं। फैगोसाइटोसिस में क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल का इनटेक किया जाएगा, यानी कोई सॉलिड पार्टिकल को खाया जाएगा। द इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय अ सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। यानी जब कोई सेल मेम्ब्रेन के अंदर पार्टिकल एंटर करता है, कोई सॉलिड पार्टिकल एंटर करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, या इसको सेल ईटिंग प्रोसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सेल ईटिंग भी हो सकता है ये। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सॉरी मल्टी सेलुलर कह रहा हूँ, ये एक यूकेरियोटिक सेल है, बट ये सिंगल सेल वाली होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक तो नहीं होता अमीबा, क्योंकि अमीबा के अंदर न्यूक्लियस वगैरह भी होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। तो अमीबा हमारे पास एक यूकेरियोटिक सेल है, और यूकेरियोटिक में कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो अमीबा भी अपना खाना किस प्रोसेस के थ्रू निगलता है या खाता है, फैगोसाइटोसिस से। तो अमीबा को खाना किससे मिलता है, फैगोसाइटोसिस से मिलता है। अमीबा अपना फूड इंगल्फ कैसे करता है, यहाँ पे एक चीज़ की मिस्टेक है, यहाँ पे गुड नहीं आएगा, इसको करेक्ट करके क्या कर लेना, फूड। ठीक है, तो अमीबा अपना फूड कैसे इंगल्फ करता है, अमीबा अपना फूड फैगोसाइटोसिस की हेल्प से इंगल्फ करता है। वो पूरा डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन 10th क्लास में आता है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को निगल के उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे हमारी बॉडी की सेफ्टी होती है। कि कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया आया, कोई फॉरेन बैक्टीरिया, कोई वायरस, इस तरह की चीज़ आई, तो WBC क्या करती है, उनको निगल के और उनको धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर देती है, पॉसिबल है तो यहाँ पर भी कौन सा प्रोसेस यूज हुआ है, फैगोसाइटोसिस। यानी फैगोसाइटोसिस होने की वजह से ही हमारी बॉडी की जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो बाहर के जो डेड सेल्स हो गए, खराब सेल्स हैं कोई, या कोई बैक्टीरिया है, कोई और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको पकड़ेगी, पकड़ने के बाद उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट कर देगी। ठीक है, यानी डिस्ट्रॉय कर देगी। चलिए अब डायग्राम्स देख लो। देखो दोनों के कितने
बड़ी आपके पास डायग्राम यहाँ पे लेके आए हुए हैं, बहुत इजी वे में चीज़ें समझाई हुई हैं। ये डायग्राम जितने बड़े बड़े हैं इतने बड़े बनाने की जरूरत नहीं, थोड़े छोटे बना सकते हो और कोशिश करना कि एक ही पेज पे साइड बाय साइड डायग्राम आ जाएं, ताकि आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझ में आए। देखो कितना आसान है। ये सेल से बाहर की चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड पार्टिकल्स हैं ना, अलग अलग तरह की चीज़ें। तो धीरे धीरे लिक्विड पार्टिकल का पैक बनता जा रहा है और धीरे धीरे लिक्विड पार्टिकल कहाँ आ रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन जो थी, सेल मेम्ब्रेन की शेप इस तरह की हो गई, ठीक है। और ये कोटेड है, पूरी की पूरी कोटेड पिट है, बाहर से आपको कुछ कोटेड दिखाई दे रही है, इसमें प्रोटीन्स के कुछ मॉलिक्यूल नजर आ रहे होंगे। तो ये धीरे धीरे चीज़ें लिक्विड पार्टिकल यहाँ पे आके पैक होने लगे और पैक होने के बाद क्या हो गई, पूरी तरह से बंद होकर नीचे आ गए। तो ये देखो, ये कहलाता है एक कोटेड वेसिकल। क्या बोलते हैं इसको, कोटेड वेसिकल बोलते हैं। और इसके अंदर जो लिक्विड पार्टिकल थे, जो सेल के बाहर से अंदर आए हैं, वो यहाँ पे आ गए हैं। अभी जाते कहाँ पे हैं ये, इसके बाद आप देखोगे जब आगे पढ़ लोगे ना चैप्टर को, तो ये जो लिक्विड पार्टिकल हैं ये लाइसोसोम्स के पास जाते हैं और लाइसोसोम्स के अंदर एक केमिकल भरा हुआ होता है, वो केमिकल इसको डाइजेस्ट कर जाता है। भाई ये लिक्विड पार्टिकल आ गए, अब सेल खाएगा कैसे इसको, तो लाइसोसोम के पास जाएंगे। ये लाइसोसोम्स के अंदर केमिकल भरे हुए होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे डाइजेस्टिव केमिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट यहाँ पे हो जाती हैं, सेल इनको पचा लेता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में क्या होगा, फूड पार्टिकल की एंट्री होगी। देखो बाहर लिक्विड पार्टिकल तो है ही है, फूड पार्टिकल देखोगे एक बड़ा सा फूड पार्टिकल दिखाया हुआ है, हो सकता है बड़ी प्रोटीन का कोई मॉलिक्यूल हो। तो इस तरह से ये एक इसमें शील्ड में बंद हुआ और धीरे धीरे पैक होकर अंदर आ गया। अब इसके चारों तरफ का जो कवर था ये तो कोटेड वेसिकल था, इसको वेसिकल बोलते हैं, जिसके अंदर लिक्विड पार्टिकल होते हैं। और जिसके अंदर फूड पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। तो ये पैक होकर फूड वैक्यूल इस तरह से यहाँ पे अंदर आ गया। अब ये भी किसके पास जाएगा, ये लाइसोसोम्स के साथ पास जाएगा और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम भरा हुआ है वो एंजाइम इसको क्या कर देगा, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देगा फाइनली। तो ये दो हमारे पास पॉइंट्स आए जिसके थ्रू आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कोई भी जो सेल होता है हमारे पास, वो सेल चीज़ों को इनटेक करता है। यानी एंडोसाइटोसिस के दोनों पार्ट हैं भाई, ये जो आपने दोनों डायग्राम देखे हैं ये किसके पार्ट है, बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर एंडोसाइटोसिस के पार्ट हम लोगों को ये नजर आए हैं, ठीक है। चलो अब एक्सो पे आते हैं। अच्छा उससे पहले हम लोग इनको देख लेते हैं, एक बार विजुलाइज कर लेते हैं कि एंडोसाइटोसिस में जो हमारे ये पिनो और फैगोसाइटोसिस थे वो किस तरह से हैं। अब जो ये वाला हमारे पास किलर विजुलाइजेशन है ये किसके लिए हमारे पास, ये मैंने बनाया है पिनोसाइटोसिस के लिए। पिनोसाइटोसिस मतलब लिक्विड पार्टिकल्स सेल के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको उसके लिए चला देता हूँ, ये ध्यान से देखना इसको। देखो पिनोसाइटिक वेसिकल बन के बाद में ये पूरे इस लिक्विड के अंदर डाइजेस्ट हो जाएंगे। देख लो एक बार फिर से किस तरह से चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं, देखो कितना इजीली सबको समझाया हुआ है। तो ये भाई सेल के बाहर का हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया हो गया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। और इसके अलावा ये क्या हो गया, ये हमारे पास ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, भाई सेल के इनसाइड वाला हिस्सा है ना ये। तो इस तरह से यहाँ पे पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है, ठीक है। अब फैगोसाइटोसिस दिखा देता हूँ। अब देखो फैगोसाइटोसिस में हमारे पास जो फूड पार्टिकल्स हैं वो बाहर के फूड पार्टिकल, जैसे सपोज कि ये एक हमारे पास फूड पार्टिकल है, तो ये फूड पार्टिकल पैक होगा किसी चीज़ के अंदर और धीरे धीरे ये अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये जो ये वाला किलर विजुलाइजेशन है ये फैगोसाइटोसिस को दिखा रहा है। चीज़ें एक एक बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को रिवाइज करते रहिएगा और ध्यान रखिएगा क्योंकि रिविज़न बहुत ज़रूरी है। देखो ध्यान से, ये पार्टिकल आएगा यहाँ पे पैक होगा, पैक होने के बाद ये अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से पूरा एक फूड पार्टिकल हमारे पास अंदर जा रहा है, समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरह की चीज़ है, एक बार दोबारा देखना। तो इस तरह की चीज़ हमारे पास देखो जा रही है ना, समझ में आई बात। चलो तो एंडोसाइटोसिस पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब फाइनली किस पे आते हैं, एक्सोसाइटोसिस पे। अब सोचो ज़रा, सेल ने खा लिया, सेल ने पी लिया, डाइजेस्ट हो गई सब चीज़ें, तो अब भैया वापस उसे बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब सेल अब जो अपना अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा, कौन सा अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा, वो सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन से बाहर फेंक देगा। यानी सेल क्या कर देगा, वॉमिट कर देगा। वॉमिट किसे करेगा, फालतू की जो चीज़ें हैं। यानी एक्सोसाइटोसिस को हम लोग सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं। तो कितना आसान से हमारे पास बात था कि हम लोगों को पढ़ाया गया एंडोसाइटोसिस के बारे में और एक्सोसाइटोसिस के बारे में। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस दो तरह का था हमारे पास, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। एक्सो के कोई पार्ट नहीं होते अलग से। यहाँ जो पिनोसाइटोसिस है इसमें सेल कोई चीज़ ड्रिंक करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल सेल में एंटर करते हैं। फैगोसाइटोसिस में सेल कुछ खाता है तो यहाँ पे फूड पार्टिकल एंटर करते हैं, तो इसलिए सेल ईटिंग प्रोसेस बोलते हैं। एक्सोसाइटोसिस में सेल अपने अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकाल देता है, तो इसलिए इसको सेल वॉमिटिंग प्रोसेस बोलते हैं। बात समझ में आ रही, देखो कितना आसान हो गया सब चीज़ें। तो इस तरह से होता है। दिस इज यूजफुल इन रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। तो सेल के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल अपना बाहर कर देता है, इसी को हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है।
अब देख लो ये डायग्राम है जो आप बनाओगे यहाँ पे, भाई वहाँ पे तो आपको डायग्राम बनाने वाले बता दिए थे, किलर विजुलाइजेशन दिखा दिए, तो किलर विजुलाइजेशन बनाने तो होते नहीं, आपको डायग्राम बनाने होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम आप प्रॉपर्ली बनाओगे। देखो गोल्जी बॉडी से जो फेस्ट मटेरियल था वो पैक होके यहाँ पे आया, पैक होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे गया, यहाँ से होते होते ये गेट ओपन हुआ और उसके बाद इस सब चीज़ों को यहाँ से बाहर फेंक दिया गया। तो ये पूरा स्टेप वाइज ऐसे एरो बना के करोगे। तो ये डायग्राम इतना बड़ा नहीं बनाना जितना बड़ा यहाँ बना हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ छोटा डायग्राम बनाइएगा। तो किस चीज़ का डायग्राम है ये आपका पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है एक्सोसाइटोसिस का, ठीक है। तो ये एक्सोसाइटोसिस का डायग्राम है, नीचे लिख लेना आप इस चीज़ को, ठीक है। अब किलर विजुलाइजेशन देख लेते हैं भाई किस तरह से चीज़ें बाहर जाती हैं यहाँ पे। तो एक्सोसाइटोसिस का किलर विजुलाइजेशन देख लो। देखा ना, चीज़ें बाहर निकल गई। तो इसी तरह से वेस्ट मटेरियल को यहाँ से आउट कर दिया जाता है। देखते रहो किस तरह की चीज़ हो रही हैं ये, है ना, इस तरह से। ये है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। देखो कितना आसान, आपको पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था तीनों का तीनों पूरा पहले चार्ट बनवा दिया था, फिर डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट, सब कुछ एक एक करके समझा दिया। तो अब आई थिंक अब आपको बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो है उसके ऊपर वो कर लेते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ। अब अमीबा अपना खाना कैसे एक्वायर करता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से याद है कि सर फैगोसाइटोसिस से एक्वायर करता है। भाई फैगो में खाना अंदर एंटर करता है ना, तो फैगोसाइटोसिस होता है, सबको याद होता है। बट इशू ये है कि यहाँ पे फैगोसाइटोसिस तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो भैया आप मुझे बताओ फैगोसाइटोसिस किसका पार्ट था। तो फैगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का पार्ट था। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, एंडोसाइटोसिस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार फैगोसाइटोसिस हो, भाई एंडोसाइटोसिस का ही तो पार्ट है फैगोसाइटोसिस। तो अगर फैगोसाइटोसिस मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो एंडोसाइटोसिस पे टिक कर देना, तो उसका ये ऑप्शन आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, पूछा ये है कि जो एंडोसाइटोसिस होता है वो बैक्टीरियल सेल में क्यों नहीं होता, बल्कि मैं ये बोलूं कि किसी भी प्लांट सेल में नहीं होता। बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है, फंगल सेल है, इनमें किसी में भी हमारे पास एंडोसाइटोसिस नहीं होता है। क्यों, इशू ये है कि अब मुझे ज़रा बताओ एंडोसाइटोसिस में चीज़ें एंटर करती हैं, बाहर से अंदर एंटर करती हैं, ये बात मानते हो। किस चीज़ को क्रॉस करके एंटर करती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर करती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल होती है, तो इसलिए उसके शेप चेंज हो जाती है और चीज़ों को अंदर आने देती है, जबकि सेल वॉल ऐसी नहीं है। बैक्टीरियल सेल है जो हमारे पास, मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है बैक्टीरियल सेल, जो कि हमारे पास कैसी होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो इस सेल के अंदर क्या होता है भाई, बाहर हमारे पास पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके आउटर कवरिंग जो आपको ग्रीन कलर में बाहर दिखाई दे रही है क्या होती है, सेल वॉल होती है, और ये टफ वॉल होती है एक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ यहाँ पे एक और वॉल होती है आउटर कवरिंग में, सेल वॉल। तो अब क्या होगा, बाहर से कोई चीज़ अंदर एंटर करनी होगी तो सेल वॉल उसको रोक देगी, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं रोकती थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अगर पॉसिबल है तो उन चीज़ों को अंदर आने देती थी। सेल वॉल क्या करेगी, सेल वॉल टफ वॉल है, तो सेल वॉल जो भी चीज़ बाहर से आएगी, सपोज ये फूड पार्टिकल यहाँ से आएगा, तो आते 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 तो ये यहीं पे बाउंड्री पर अटक जाएगा, ये इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो बल्क ट्रांसपोर्ट है, बल्क ट्रांसपोर्ट का तो पार्ट होता है एंडोसाइटोसिस, तो बल्क ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल बीच में अटक गई, सेल वॉल ने बीच में इनको रोक दिया। तो इस वजह से चीज़ें बल्क में ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो एंडोसाइटोसिस नहीं होता है, बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है, या यू कैन से आप फंगल या प्लांट सेल में भी नहीं होता। इसका आंसर देख लो क्या लिखोगे आप। Endocytosis is possible only when plasma membrane is in direct contact with external medium. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटर्नल मीडियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर से फूड पार्टिकल आ रहे हैं, तो ये फूड पार्टिकल यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन आ गई डार्क सी, ये कौन सी है, सेल वॉल, जब आ गई तो सेल वॉल आने नहीं देगी ना। सेल वॉल क्या करेगी कि बाहर से कोई चीज़ आने की कोशिश करेगी तो सेल वॉल इसको यहाँ स्टॉप कर देगी। तो ये प्रॉब्लम है। बट इन बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल या प्लांट सेल, किसी की बात करें, इस सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल भी होती है चारों तरफ, हेंस देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन नॉट परफॉर्म एंडोसाइटोसिस। तो इसलिए बेचारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस नहीं करा पाती। किसकी प्रेजेंस की वजह से, सेल वॉल आ जाने की वजह से यहाँ पे एंडोसाइटोसिस नहीं हो पाया। तो मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये होमवर्क का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस जो कि एंडोसाइटोसिस के ही सब पार्ट थे, उनमें आप 3 पॉइंट डिफरेंस लिखोगे। और भैया जब डिफरेंस लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे, इस तरह से, एक साइड पे पिनोसाइटोसिस लिखोगे, और जब लिख लोगे तो मुझे पिक सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, और एक जगह पे फैगोसाइटोसिस लिखोगे।
क्योंकि मैंने देखा कुछ स्टूडेंट अपने होमवर्क की कोई भी पिक्चर सेंड नहीं करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि तो आप लोगों ने डायग्राम्स जो मैंने पहले वाले दिए थे अपने बनाए या नहीं बनाए हैं, तो इसलिए बीच बीच में जब भी आप जो चीज़ें बनाते रहें तो उसकी व्हाट्सएप पे मेरे को पिक्चर सेंड करते रहिएगा कि हाँ हम लोगों ने वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ लिखोगे और उसी तरह से 3 कंट्रोवर्शियल पॉइंट सामने इसके लिखोगे। तो इस तरह से पिनो और फेगोसाइटोसिस में आप डिफरेंस लिखोगे, अपने आप से सोचिए, थोड़ा सा बुक की हेल्प लीजिए, बट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कहीं से मत करना। जो पॉइंट यहाँ लिखोगे वो तुम्हें खुद भी समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो मैंने सारी कहानी आपको समझा दी। तो हमारा आज पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट मेथड खत्म हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो सेल स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने आपको पूरी कहानी उसकी बता दी। अगर आप बुक्स खोल के देखोगे तो बुक्स में आपको ये टॉपिक बहुत डिटेल में मिलेगा, बहुत कुछ दे रखा है, सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड वे में कवर करा दी हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल के स्ट्रक्चर में सेल वॉल को देखेंगे, फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आएगा हमारे पास, तब जाके सेल की स्ट्रक्चर पूरी हो जाएगी। और फिर एक एक करके सेल ऑर्गेनल्स आएंगे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, तो इन सबको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई।